सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, आज का ये जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो 5 अगस्त को एक आया है, उस जजमेंट के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। सारे पहलू आज उस जजमेंट के हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जजमेंट किस चीज से रिलेटेड। ये जो आज का जजमेंट है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लैंड रेवेन्यू एक्ट से रिलेटेड है। ये वो सेक्शन है जो 20 साल पहले इनकॉर्पोरेट किया गया और 2025 में 5 अगस्त को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर्टिकुलर सेक्शन को जो है निरस्त कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर। इस जजमेंट की वजह से हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग इस जजमेंट की वजह से प्रभावित होंगे। और क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस सारी जजमेंट के अंदर कहा है, लैंड रेवेन्यू के 163 कैपिटल ए को लेके क्या कहा, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जनरल चीज बता देता हूं कि ये जो आज डिस्कशन है, इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, होता क्या है कि एक कॉन्सेप्ट होता है एडवर्स पोजीशन का। एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट होता है कि जो व्यक्ति सरकार की जमीन पे 30 सालों से कब्जा लेके बैठा हुआ है और सरकार ने अगर उसके एविक्शन को लेके या उसके डिस्पोजिशन को लेके कोई कार्रवाई नहीं की है, तो 30 साल के बाद उस व्यक्ति को एडवर्स पोजीशन मिल जाता है। तो ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई एडवर्स पोजीशन की, ये 163 धारा नंबर 163 के अंदर हिमाचल प्रदेश के लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर आपको मिलती है। दूसरी जो चीज है 163 कैपिटल ए, धारा नंबर 163 ए, ये धारा, इस धारा में क्या लिखा गया, तो मैं बहुत कानूनी भाषा का उपयोग ना करते हुए हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग जो हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि 163 कैपिटल ए में क्या होता था। देखिए, सेक्शन 163 कैपिटल ए जो है, इसमें एक प्रोविजन क्रिएट किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इंक्रोचमेंट कर लेता है, सरकार की जमीन पे इंक्रोचमेंट कर लेता है और वहां पे पोजेशन अपना होल्ड कर रहा है, तो ऐसे केसेस में उसके पोजीशन को रेगुलराइज करवाया जा सकता है और सरकार उसको रेगुलराइज कर सकती थी। ये प्रोविजन धूमल साहब की सरकार के दौरान आज से 20 साल पहले जो था, ये लाया गया। लेकिन इस चीज को लेके कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से इंक्रोचमेंट करके सरकार की जमीन जो है उसके ऊपर पोजीशन होल्ड कर रहा है और कुछ सालों बाद जो है वो उसकी रेगुलराइजेशन की एप्लीकेशन लगा देता है, तो फिर वो रेगुलराइज हो जाती है, वो जमीन जो है उसके नाम पे वो जमीन जो है उसके लिए रेगुलराइज कर दी जाती है। तो इस चीज के अगेंस्ट जो है पिटिशन फाइल किया गया हमारे हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में, और उस पिटिशन में काफी लंबा समय लगा इस जजमेंट को आने के लिए। लेकिन ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट में बहुत सारी चीजें जो थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर की है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो जजमेंट है, इसका टाइटल जो है पूनम गुप्ता एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 5 अगस्त 2025 को ये जजमेंट जो है ये डिलीवर हुआ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पिटिशन थी ये 2002 में फाइल हुई थी और 28 मई 2025 को ये जजमेंट जो था ये रिजर्व कर दिया गया और 5 अगस्त 2025 को जजमेंट जो है ये डिलीवर किया गया। ये जो जजमेंट है हमारे ऑनरेबल जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और ऑनरेबल जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी जी ने डिलीवर किया है। जजमेंट का एक एक पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। जितने लोग ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, ए प्लस लॉ अकेडमी में हम लोग जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, इसके साथ साथ लीगल फील्ड के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, तभी आपको ये पूरे जजमेंट और इसके अंदर क्या क्या पहलू थे वो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए, सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पूनम गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का ये जो जजमेंट है जो हाल ही में डिलीवर हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो हर व्यक्ति के लिए जो भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहा है हिमाचल प्रदेश में, आप सभी लोगों के लिए मैं चीज बताना चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, मैं आपके लिए हिंदी में उसका अनुवाद भी कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, द पिटिशन चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 163 कैपिटल ए ऑफ हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट, a provision introduced to regularize encroachments on government land by allowing the state government to frame rules for such regularizations। धारा नंबर 163 ए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, सरकार की जमीन पे अगर किसी व्यक्ति ने इंक्रोचमेंट कर लिया है तो सरकार रूल्स बना सकती है और उस व्यक्ति के कब्जे को रेगुलराइज करवा सकती है। यह धारा 163 ए में लिखा हुआ था। अब हुआ क्या
पिटिशनर्स, जिन लोगों ने ये पिटिशन हाईकोर्ट में फाइल किया, उनका एक आर्गुमेंट था। सो लोगों का ये कहना था कि सर इस प्रोविजन की वजह से इलीगल इंक्रोचमेंट को बढ़ावा मिलता है। तो मैं जैसे यहाँ पे पढ़ भी रहा हूं, तो पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट द प्रोविजन एनकरेज्ड एंड रिवार्डेड द इलीगल इंक्रोचमेंट, क्योंकि एक तो जब लोगों को पता है कि अच्छा इलीगल इंक्रोचमेंट करके हम बाद में रेगुलराइज करवा सकते हैं, तो इससे बढ़ावा मिल सकता है। दिस प्रोविजन इज आर्बिट्रेरी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये प्रावधान जो है हमारे संविधान के नियमों के अनुसार नहीं है, आर्बिट्रेरी है, पक्षपात दिखता है इसमें। तीसरा, इट वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो हमारी इकोलॉजी है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग आए दिन देख रहे हैं आजकल बरसात के दिनों में कहीं पे जो है भूस्खलन हो रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे बादल फटने की सूचनाएं हमें मिलती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो चीज़ थी, ये भी इस केस में पिटिशनर्स ने आर्गूमेंट रेज किया था कि सर इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंड गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब जैसे कि 163 कैपिटल ए की मैंने बात करी, तो यहां पे लिखा है दैट 163 कैपिटल ए अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑन द गवर्नमेंट लैंड, लीगलाइज इंक्रोचमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस लाइक एरिया, यूसेज, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द ऑक्यूपेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इंक्रोचमेंट कर लेता है, इंक्रोचमेंट करने के बाद अगर वो लेट सपोज रेगुलराइज करवाने के लिए सरकार के पास कभी जाता है, तो सरकार उस जमीन का एरिया देखेगी, किस यूज के लिए वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, व्यक्ति का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, इन कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे सरकार ये डिसाइड करती थी कि क्या इसको रेगुलराइज करवाना है या नहीं करवाना है। आगे जैसे लिखा है, दिस प्रोविजन ऑपरेटेड एज एन एक्सेप्शन टू द एग्जिस्टिंग प्रोविजन 163 व्हिच मैंडेटेड एविक्शन ऑफ इंक्रोचर्स फ्रॉम द पब्लिक लैंड। तो दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से एक और चीज बताना चाहता हूं। हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर धारा नंबर 163 जो स्टार्टिंग से लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर थी, जिसमें यह क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की जमीन पे इंक्रोचमेंट कर लेता है तो सरकार उसकी एविक्शन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है। इसके साथ साथ एक और चीज वहां पे मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति एडवर्स पोजीशन होल्ड करता है, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की जमीन पे 30 सालों से, लास्ट 30 ईयर से पोजीशन होल्ड करके बैठा है और उसके एविक्शन की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो एडवर्स पोजीशन के आधार पे उस व्यक्ति को टाइटल जो है प्रॉपर्टी पे जनरेट करने का अधिकार मिल जाता था। ठीक है, सो 163 का जो प्रावधान है हमारा लैंड रेवेन्यू का, वो सरकार को अलाउ करता है कि आप कोई भी व्यक्ति अगर इलीगल इंक्रोचमेंट करता है उसकी एविक्शन करो। दूसरा जो कहता है कि एडवर्स पोजेशन अगर कोई होल्ड कर लेता है, लगातार 30 सालों से प्रॉपर्टी में बैठा है, तो वो व्यक्ति जो है उसको प्रॉपर्टी के ऊपर टाइटल मिल सकता है। लेकिन इसी प्रावधान की एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई धारा नंबर 163 के अंदर, जिसमें इन्होंने ये कह दिया कि अगर सरकार रूल्स बना के उस व्यक्ति के कब्जे को रेगुलराइज कर देती है तो फिर उसकी एविक्शन नहीं करी जाएगी। सो इसीलिए इन्होंने कहा कि दिस प्रोविजन ऑपरेट्स एज एन एक्सेप्शन टू 163। अब सवाल उठा कि ये समस्या आई क्यों, वाई दिस प्रॉब्लम इज देयर। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, जब ये केस फाइल हुआ तो बहुत सारे लोग जिन्होंने रेगुलराइज करवाने की एप्लीकेशंस लगाई थी, जब ये प्रावधान था, तो उन्होंने खुद बताया था कि हमने सरकार की जमीन पे कब्जा कर रखा है। तो जैसे कि मैं आपको यहां पे बता देता हूं, द कोर्ट नोटेड द अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। 57,549 57,500 से ज्यादा लोगों ने के इंक्रोचमेंट के केसेस जो हैं अक्रॉस हिमाचल जो थे वो पेंडिंग चल रहे हैं। More than 10,000 hectares of government land is under illegal occupation। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय आज चर्चा के लिए। 10,000 हेक्टेयर की भूमि जो है, सरकारी जमीन जो है, वो लोगों के इलीगल कब्जे में है। तीसरी चीज, 1,67,000 लोगों ने 1.67 लाख प्लस एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर रेगुलराइजेशन बाय द ईयर 2002 अलोन। केवल सन 2002 में जब ये कानून बना, आज से 23 साल पहले ये प्रावधान बना, तो उसी साल लगभग 1,67,000 प्लस एप्लीकेशंस जो थी, ये 1,67,000 एप्लीकेशन जो थी ये रेगुलराइज करवाने के लिए लोगों ने फाइल करी सरकार के पास, सरकार के पास। और सरकार का जब ये रेगुलराइज करवाने के लिए ये प्रोविजन आया, तो 2002 में ही इसके अगेंस्ट एक पिटीशन आया। जैसे मैंने कहा कि जजमेंट आने में काफी समय लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और जब भी न्याय होता है तो न्याय उचित होता है। लेकिन अब आपको मैं ये बताता हूं कि 163 और 163A के बीच में
जो चीजें हैं, जो कोरिलेशन है वो क्या है, तो 163 कहता है कोर लीगल प्रोविजंस फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट अलाउज द स्टेट टू एविक्ट इलीगल ऑक्युपेंट्स, इंक्रोचर्स में प्लीड एडवर्स पोजीशन। तो ये तीन चीजें धारा नंबर 163 में है। और भी जितने लोग जो हिमाचल प्रदेश में हैं, आपको ही मैं बता देता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति सरकार की जमीन पे इंक्रोचमेंट करता है तो 163 के अंदर कार्रवाई करके उसका एविक्शन जो है वो करवाया जा सकता है। लेकिन अगर 30 सालों से, लास्ट 30 ईयर से एडवर्स पोजीशन है, पिछले 30 सालों से एडवर्स पोजीशन है, तो उस केस में आपको टाइटल मिल जाता है। लेकिन उसके लिए भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस बार दिया है इस जजमेंट में, और वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। आगे इन्होंने 163 कैपिटल ए की जैसे बात करी कि इट परमिटेड रेगुलराइजेशन ऑफ दोज वेरी इंक्रोचमेंट्स, इफेक्टिवली नलिफाइड 163 इंटेंट। तो ये दो चीजें हैं कि जब 163 कह रहा है कि जी आप लोग अगर इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं तो इनको एविक्ट करो, और 163 कह रहा है कि अगर किसी ने इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखा है तो उसके पोजीशन को रेगुलराइज कर दो। दोनों में ही विरोध जो है, कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब सवाल उठा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में इस जजमेंट में ऑब्जर्वेशंस क्या दी हैं। तो पहली जो चीज है, The court did not strike down 163, but it strongly criticized the clause allowing encroachers to claim ownership through adverse possession. अगर आप ये डिटेल जजमेंट पढ़ें तो मैं उसमें सार क्या है वो आपको बताता हूं। सरकार का ये, हाईकोर्ट का ये कहना है कि देखो एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और हम सरकार को ये एक रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि एडवर्स पोजीशन जैसे कॉन्सेप्ट को अब कानून से बाहर निकाल देना चाहिए। एडवर्स पोजीशन, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, सरकार की जमीन पे अगर 30 सालों से किसी का कब्जा है तो वो व्यक्ति टाइटल क्लेम कर सकता था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है। ऑब्जर्वेशन जो होती हैं ये सरकार की ऑब्जर्वेशंस हैं, ये बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जरूर है कि धारा नंबर 163 ए के अंदर ये जो एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट है इसको बाहर निकाल देना चाहिए। एंड दे कोटेड द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एंड कॉल्ड एडवर्स पोजीशन इज इरैशनल, इलॉजिकल एंड अनजस्ट। ये जो एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, इरैशनल है, और इसके साथ साथ अनजस्ट है। लोगों के साथ ये जस्टिस कभी कभी लोगों के अगेंस्ट ये अनजस्ट दिखता है। It recommended that the state to remove this clause to protect public land from dishonest claimants. बहुत सारे लोग जो 30-30 साल 40 साल कब्जा करके रहते थे और बाद में टाइटल क्लेम कर लेते थे एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सरकार को यह हिदायत दे दी है कि इस प्रावधान को इस कानून से हटाया जाए, हटाना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। इसके बाद धारा नंबर 163 कैपिटल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो इस बार ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जिस प्रोविजन को निरस्त कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के ग्राउंड्स क्या है, पैरामीटर्स क्या है? देखिए, सबसे पहला जो पैरामीटर है आर्टिकल नंबर 14 अनुच्छेद 14 जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का बहुत, जब आप डिटेल में इस जजमेंट को पढ़ते हैं तो क्योंकि लेमैन के लिए समझना मुश्किल हो जाता है, जजमेंट की जो वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो इजी नहीं होती हैं, तो उसको इजी वर्ड्स में मैं आपके लिए कन्वे कर रहा हूं। और जितने भी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए ये जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में इंटरव्यू होंगे वहां पे ये जजमेंट आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो आप लोग भी पूनम गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जजमेंट को अच्छे से पढ़ के जाएं। देखिए, बात करेंगे कि आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 को लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस प्रोविजन के अंदर क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है 163 कैपिटल ए के अंदर जो है क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी दिखती है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी, है ना, हर व्यक्ति जो है उसके पास समान अधिकार होने चाहिए, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ की हम बात करते हैं। अब यहां पे सरकार ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक चीज कही कि देखो, एक व्यक्ति एक जमीन लेट सपोज खरीदता है, पोजीशन होल्ड करता है, पूरे कायदे कानून के साथ वो काम करता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करता है, और दूसरी तरफ एक वो व्यक्ति है जिसने सरकार की जमीन पे अतिक्रमण किया, इंक्रोचमेंट किया, इंक्रोचमेंट करके कब्जा किया, कब्जा करने के बाद वो वहां पे बैठ गया और बाद में वो अपने कब्जे को रेगुलराइज करवाने के लिए सरकार के पास जाता है। एरिया, यूसेज और उस व्यक्ति के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए सरकार उसको रेगुलराइज कर देती है। ये बिल्कुल
गलत है। आप दोनों चीजों को सेम कैसे कर सकते हो? सो आर्टिकल 14 के लिए लिखा है रेगुलराइजेशन ट्रीट्स लॉ ब्रेकर्स एंड लॉ फॉलोअर्स इक्वली। जिन लोगों ने कब्जा किया, लॉ ब्रेकर्स की बात हो रही है, उनको आपने लॉ फॉलोअर्स के साथ इक्वली कैसे ट्रीट कर लिया? दिस इज आर्बिट्रेरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी एंड द लॉ मस्ट नॉट प्रोटेक्ट दोज हु नोइंगली वायलेटेड। तो जो लोग जानबूझ के वायलेट कर रहे हैं उनको कानून जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 1,67,000 से ज्यादा एप्लीकेशन जो थी जब ये कानून बना था उसी समय आ गई थी। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े पैमाने पे इंक्रोचमेंट जो थी ये आज के जमाने में हमारे हिमाचल प्रदेश में है। दूसरी जो बात ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कही कि आर्टिकल 48 कैपिटल ए और आर्टिकल 51 ए जी जो है उसकी भी वायलेशन यहां पे देखने को मिलती है। 48 कैपिटल ए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेके हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये वो चीजें हैं जो हमारे संविधान में लिखी गई कि जब सरकारें कानून बनाएंगी तो इन चीजों का खास ध्यान रखा जाए, इन चीजों के आधार पे पॉलिसी ड्राफ्टिंग जो है वो की जाए। तो 48 कैपिटल ए जो है उसको लेके ये बात थी। और 51 कैपिटल ए के जी क्लॉज में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है, हर व्यक्ति की जो संविधान के अंदर जिम्मेदारियां तय की गई हैं उनकी बात होती है। और उसी के लिए लिखा गया दिस कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट स्टेट्स एंड सिटीजंस टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, रिवर्स, पब्लिक लैंड। क्योंकि ज्यादातर लोग हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश क्योंकि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, रिवर के बेड साइड पे या रिवर के किनारे जो है होटल बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी व्यक्ति इंक्रोचमेंट करके, सरकारी जमीन पे इंक्रोचमेंट करके कोई भी इस तरह से चीजें कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे 48 कैपिटल ए और 51 ए जी की वायलेशन देखी जा रही है। एंड बिकॉज अगर आप लीगलाइज कर दोगे इंक्रोचमेंट को, रेगुलराइज कर दोगे, तो उन लोगों को तो फायदा हो गया जिन्होंने कब्जा कर दिया था और बाद में अपने कब्जे को रेगुलराइज करवा दिया। तो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी ये चीज जो है बहुत गलत है। तीसरी चीज कि आप लोग जानते हैं जैसे हमारे हिमाचल में शिमला में बहुत सारे भूस्खलन हुए, धर्मशाला में होता है या किसी भी और जगह में, अभी उत्तराखंड का बहुत एक उदाहरण हमारे सामने है, स्पष्ट है, जो उत्तरकाशी में हुआ। तो ये हमारी जैसे नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, उसी तरह से राइट टू लाइफ की वायलेशन, क्योंकि राइट टू लाइफ जो हमारे आर्टिकल 21 के अंदर है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ और लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल प्रोसीजर फॉलो ना करें। लेकिन राइट टू लाइफ कोई बहुत छोटी टर्म नहीं है। राइट टू लाइफ में राइट टू हैव राइट अ क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू लिव इन अ क्लीन इन्वायरमेंट भी आता है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है इट इंक्लूड्स द राइट टू क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट अलाउइंग पब्लिक लैंड टू ग्रैब हार्म इकोलॉजी एंड अफेक्ट द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो ये जो चीज है कि हमारे साफ इन्वायरमेंट में रहने का हमारा मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का अगर खंडन होगा तो ऐसा कोई भी प्रोविजन जो है इसको निरस्त करना चाहिए। तो इसी सब प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट की डॉक्ट्राइन अप्लाई की गई कि नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग टू पीपल एंड नॉट टू द गवर्नमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई दैट वी मस्ट नॉट एग्जॉस्ट रिसोर्सेज मेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। कि आप लोग जानते भी होंगे जैसे जगह जगह हमारे स्लोगन्स लिखे होते हैं कि हमें जल जो है उसको बचाना है। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट का भी ये कहना है कि जी फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमें जो है चीजों को बचाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, रिसोर्सेज को बिल्कुल वैनिश, बिल्कुल रिसोर्सेज को बिल्कुल खत्म नहीं करना है। और तीसरी चीज इंटर जनरेशनल इक्विटी, जिसमें लिखा है कि टुडेज एनवायरनमेंट मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर टुमारो सिटीजंस। तो आज के लोगों को आने वाली जनरेशंस के बारे में सोचना जरूरी है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो डायरेक्शंस दिए हैं वो डायरेक्शंस मैं दोस्तों आपको पढ़ के बता देता हूं कि क्या चीजें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कही, और ये सब लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में, हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के इस जजमेंट का इतना ज्यादा उल्लेख क्यों किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस जजमेंट से वाकिफ नहीं है, उनको नहीं पता है, तो उन तक ये जजमेंट पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी लोगों की है। मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस को आपके सामने रख रहा हूं। पहली जो चीज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कही है कि सेक्शन 163 कैपिटल ए स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये प्रावधान हमारे संविधान के अगेंस्ट है, इसको निरस्त करना जरूरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज
बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सरकार को आदेश दिए गए हैं कि 28 फरवरी 2026 तक, सरकार को निर्देश दिए गए हैं 28 फरवरी 2026 तक सारी की सारी इंक्रोचमेंट्स को रिमूव करना होगा, और अगर रिमूव नहीं किया गया तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो लोग जवाबदेही रखेंगे कि क्यों इस इंक्रोचमेंट को रिमूव नहीं किया गया। तीसरा, स्टे ऑर्डर्स बेस्ड ऑन द रेगुलराइजेशन पॉलिसीज एंड पेंडिंग रूल्स आर वेकेटेड। किसी भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी के ऊपर या जो भी चीजें जिनके ऊपर स्टे लगा था वो स्टे हटा दिया गया। State advised to amend trespass law like in UP and Odisha and to make encroachment a non-bailable criminal offense। बहुत बड़ी बात कह रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट। क्या कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इंक्रोचमेंट करता है तो इसको नॉन बिलेबल अपराध बनाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि आज के समय में जितने भी लोग जो भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं और जो आने वाले समय में सुनेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट कितनी गंभीरता के साथ इस बात को रख रही है कि अगर किसी ने भी सरकारी जमीन पे इंक्रोचमेंट किया तो यह अपराध अब नॉन बेलेबल, बेल भी नहीं मिलेगी आपको, जो बेल है वो कोर्ट के थ्रू मिलेगा, जनरली बेल नहीं मिलेगा, तो नॉन बेलेबल अपराध इसको बनाया गया। कोर्ट आस्क्ड टू रिमूव द राइट टू क्लेम एडवर्स पोजेशन अंडर 163। एडवर्स पोजेशन जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 30 साल अगर किसी व्यक्ति का कब्जा किसी सरकारी भूमि पे है तो वो व्यक्ति बाद में टाइटल क्लेम कर सकता था। उसके अपने मापदंड होते हैं कि कैसे आप एडवर्स पोजीशन क्लेम करते हो। ऐसा नहीं कि 30 साल से कब्जा होगा तो सभी का एडवर्स पोजीशन हो गया, उसके कुछ अलग मापदंड होते हैं। लेकिन इस जजमेंट में, पूनम गुप्ता की जजमेंट में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि आपको ये सरकार को जो है एडवर्स पोजीशन वाला ये जो क्लॉज है 163 के अंदर ये भी रिमूव करना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर्स हु अलाउड और इग्नोर्ड द इंक्रोचमेंट। जितने भी अधिकारियों ने इंक्रोचमेंट को लेकर इग्नोरेंस दिखाई है या उन्होंने रिमूवल नहीं किया, उनकी जवाबदेही फिक्स होगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एविक्शन, फेंसिंग, लैंड रिस्टोरेशन मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंक्रोचर्स। बहुत बड़ी बात कि जिस व्यक्ति ने कब्जा किया था तो जो भी कार्रवाई चलेगी, जो खर्चा होगा एविक्शन का, फेंसिंग करवाने का, लैंड की रिस्टोरेशन का, वो सारा खर्चा इंक्रोचर से वसूला जाए। और सबसे बड़ी बात, fruits from illegal orchards can be auctioned but trees must be felled and replaced with the forest species। तो जो भी वहां पे अगर कोई ऑर्चर्ड, अगर बगीचे लगाए गए हैं सरकारी भूमि पे, तो जो फ्रूट है, फ्रूट को जो है ऑक्शन कर दिया जाए, उसको बेच दिया जाए, उसकी नीलामी की जाए, और जो पेड़ हैं उन पेड़ों को फॉरेस्ट स्पीसीज से रिप्लेस किया जाए, क्योंकि हमारे पास जो जंगल की जो भूमि है उसमें जो पेड़ लगाए जाते हैं उनसे उसको रिप्लेस किया जाए। तो ये सबसे बड़ा एक जजमेंट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का 5 अगस्त को आया है। आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग हमारे कानून के क्षेत्र से हैं या जो हमारे जनरल जितने भी हमारे जो पब्लिक है, उन सब लोगों के ध्यान में ये जजमेंट होना चाहिए। आप इस वीडियो को आगे से आगे तक पहुंचाएं तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को इस बारे में सूचित किया जाए। तो इसी के साथ साथ जितने लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए थे, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।